हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले ये एफएफ एक ओमेगा वर्स है और एक टाइम ट्रेवल एफएफ है। एक चांदनी रात थी, यहाँ पे मौसम काफ़ी सुहाना था, प्यारी सी हवाएं चल रही थी और यहाँ पे जैंग प्लान में टेबल पे जहाँ पे मैडम यू विंग को खाना खिला रही थी और जैंग चैंग कह रहा था, मदर ये अच्छी बात नहीं है, आप हमेशा विंग को खाना खिलाती रहती हो, हमें भी तो उसे खिलाना रहता है और फिर उसका पेट भर जाता है और वो हमारे से खाता ही नहीं है। मैं हंसते हुए कहती तो वो मेरा सन है, वो मेरे हाथ से खाएगा, है ना वो यहाँ पे विंग हमें से हिलाता है। जैंग याली और जैंग चैंग एक साथ कहते हैं कि नहीं वो हमारा ब्रदर। यहाँ लैंड कुरैन अपना सर पकड़ते हैं और हम लोगों को बताते हैं ये घर का रोज का हो चुका है, यहाँ पे ये कोई नई और बड़ी बात नहीं है। वही जैंग क्लैन का सबसे बड़ा ट्रेजर है, अगर मैं चोरी हो जाऊँ ना इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं किंग हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। बट मेरा बेटा वेओशान, अगर वो एक सेकंड के लिए भी किसी को ना दिखे ना तो ये जैंग क्लैन नहीं हो जाता, तबाही क्लैन हो जाता है, क्योंकि हाँ सब लोग तबाही मचाने लग जाते हैं। सबसे पहले मेरी वाइफी यानी कि आप लोगों की मैडम यू ये आते से ही सबसे पहले वही का नाम लेगी और सब कुछ सिर्फ वही करेगी। इसे ये तक नज़र नहीं आता कि इसका हस्बैंड भूखा है और मेरे ये दोनों प्यारे बच्चे जैंग याली और जैंग चैंग, इन्हें अपने भाई के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता है। ये सब जो भी करते अपने भाई के लिए और उसी के कारण ये लोग बड़े मुश्किल से फाइटिंग स्किल्स सीख रहे हैं। में कहते हैं और वही उसके बारे में आप लोग कभी भी कुछ भी गलत ना कहें। अगर गलती से भी आपने अपने मन में भी कुछ सोचा तो भी आपकी मैडम यू आप लोगों के दिमाग में घुस के आपका ऐसा मर्डर करेगी आप लोग सोच भी नहीं सकते। एंड फैम में अब यहाँ पे अपनी वाइफ से कहते हैं यू क्या मुझे तुम एक बार राइस दे सकती हो? फैम में क्या आपको शर्म नहीं आती? खा खा के मोटे हो गए हो, वही तोन बाहर आ जाएगी, थोड़ा तो अपने बच्चे को खाने दो। और वो वही को खिलाने लगती हैं। यहाँ पर जैंग फैम में अपने आप को देखते हुए कहते हैं क्या सच में मैं मोटा हो गया हूँ? खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने रूम्स में थे और यहाँ वही अपने सिस्टर और ब्रदर के साथ था। वही बीच में सो रहा था और जैंग याली और जैंग चैंग उसके आजू बाजू थे। जैंग याली एक क्यूट सी ओमेगा है और जैंग चैंग वो भी एक क्यूट ओमेगा है, बट क्यूट वो सिर्फ अपने भाई के सामने है, बाकियों के लिए तो वो किसी अल्फ़ा से कम नहीं है। अल्फ़ा लोगों को कम गुस्सा आता है पर इसका गुस्सा है इसके नाक सर मुंह सब जगह चढ़ा ही रहता है। जैंग लोगों के से मुँह से कम और हाथ पैर तोड़ के ज़्यादा बातें करता है। जैंग याली जो बहुत अच्छी स्वॉर्डमैनशिप और कुंग फू कर लेती हैं और वो हर चीज़ में बेस्ट है और सबसे ज़्यादा उनकी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। जैंग चैंग और जैंग याली अपने छोटे भाई वेओशान से बहुत प्यार करते हैं। वेओशान इंटेलिजेंट भी है और खूबसूरत, उसके साथ साथ उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। इस चीज़ के आगे तो सब लोग हार जाए, वो है वो इनकी क्यूट से स्माइल और उसकी फ्लर्टी लाइंस, बाप रे बाप, उसे तो बचना ही नामुमकिन है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैंग प्लेन में घूम रहा था और देखता है कि लोटस पॉन्ड के पास यहाँ पे ओमेगा लोटस के फ्लावर्स और उनके सीड्स इकट्ठा कर रही हैं। वहीं उनके पास जाके एक स्टूल में बैठ जाता है और कहता है तुम लोग क्या कर रही हो? वो सर्वेंट्स कहती है बिल्कुल नहीं वही, आज तो हमें बिल्कुल तंग नहीं करने वाले, नहीं हमारे पास टाइम है कि हम तुमसे बात करें। वही अपना फाउटी फेस बना के क्यूट से वॉइस में कहता है क्यों हमारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तुम इतनी ज़्यादा बिजी किस चीज़ में हो? हमें वो सर्वेंट्स कहती हैं हाँ हम तुम्हारी ये सारी चालें जानते हैं, ये सब कुछ पिछले साल भी किया था और उसके कारण हम फेस्टिवल में सबसे आखिरी में आए थे, तुम्हारे कारण हम वो फेस्टिवल का कंपटीशन हार गए, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये बताओ कि तुमने अपने ब्रदर और सिस्टर को कहाँ छुपाया है और इस बार तुम्हारा क्या प्लान है? वही कहता है अरे तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई प्लान होगा और वो प्लान तुम जैसी खूबसूरत ब्यूटीफुल काइंड लवली ओमेगा के सामने काम करेगा? तुम्हारे सामने तो आके अल्फाज सब कुछ भूल जाए। मेरे को तो लगता है कि वो एक पल के लिए सांस लेना भी भूल जाए। वह कहती है सच में? अब दूसरी ओमेगा उसके सर पर मारते हुए कहती है तुम भूलो मत, पिछले बार भी उसने यही लाइन यूज़ करी थी। यहाँ पे अब वो लड़की कहती है कि जाओ जाओ कोई नई लाइन सीख के आना। वही कहता है ये कौन सी बात हुई और वही ना वहीं बैठ जाता है और एप्पल को खाते हुए कहता है मुझे लगा तुम लाल गुलाब हो। वो ओमेगा से कहती है क्यों? यहाँ पे वही कहता है क्योंकि तुम्हारा चेहरा लाल गुलाब सा हो जाता है, जब भी मैं तुम्हारे आसपास आता हूँ मुझे लगता है कि मैं अल्फ़ा होना चाहिए, गलती से ओमेगा बन गया, वरना देखो आज तक मेरे से इतनी सारी ओमेगास प्यार कर बैठती। ओमेगास अब वहीं को वहाँ से लोटस फेंक के मारती हुई कहती जाओ यहाँ से, हमें परेशान करना बंद करो। वहाँ से अब जाते हुए अपने भाई बहन के पास जाता है जो वहाँ पे पेड़ के पीछे छुपे हुए थे और वही कहता है शिजे मैंने कैसा किया? जैंग चैंग कहता बहुत अच्छे और जैंग याली कहती है अब बस तुम देखते जाओ।
आज तो पूरे लोटस पॉन्ड के लोटस से निकल गई। यहाँ पे वही कहता है शिजे, ये तो सारे लोटस ले गई, अब हम क्या करेंगे। झांग याली कहती है वेट ना। उनके जाने के बाद झांग याली अब आती हैं और कहती हैं जैसे कि वो सब लोटस लेकर गई हैं और कंपटीशन के अनुसार हमें सिर्फ ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल फ्लावर से चीज़ें बनानी है। इस बार तो हम इतनी खूबसूरत चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पे झांग याली कुछ वाइट लोटस लेके आती हैं जिन्होंने पहले ही तोड़ लिए थे। उनके अंदर कुछ पिंक लोटस मिलाती हैं और फिर कुछ और अलग अलग तरह के फ्लावर्स जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे उनसे वो एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक क्राउन बनाती हैं। इनकी जो एक ड्रेस लेकर आती हैं और उसमें वो सारे फ्लावर्स अटैच कर देती हैं और उसके पीछे वो फ्लावर से ही उसमें विंग्स लगा देती हैं और वो उस ड्रेस को पहनने के बाद सच में इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर झांग याली कहती है अब हमसे कोई जीत के बचा। यहाँ पे मैं तो सीधे फ्लावर गॉडेस को ही उठा लाई। कहता है पर मुझे नहीं लगा था ये फ्लावर्स इतने हैवी होंगे। शिजे मुझे ये नहीं पहनना, अब झांग चैंग को पहना दो। झांग चैंग कहता है एंजल मैन ही तुम लगोगे इस ड्रेस में, मेरे को तो देख के ही लोग डर जाएंगे। यहाँ पे वही कहता है कि क्या करें, तुम लोगों के सामने हंसेगा तो कुछ होगा ना। झांग चैंग कहता है हंसता तो हूँ। वही कहता है ओह वो क्रीपी स्माइल जिसे देख के लगता है कि तुम उनका मर्डर करने आ रहा है, बाप रे बाप, उससे अच्छा तो उनके सामने हंसता ही मत। वही को मार नहीं बना था। झांग याली उसको रोक रही थी, मैंने इतनी मेहनत से पूरी ड्रेस बनाई है, फ्लावर्स बर्बाद हो जाएंगे। झांग चैंग अब कुछ नहीं करता है। उनका एक ब्यूटीफुल सा यहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है जहाँ पे पूरे टाउन के अंदर पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में ये झांग क्लैन का फेस्टिवल मनाया जाता है। और फ्लावर से अलग अलग चीज़ें बना के लाए थे। कई लोगों ने ड्रैगन बनाया था, फ्लावर से एक पूरा थ्रोन बना दिया था। पर वहाँ पे जब वोइंग आता है उसे देख के तो ये सारी चीज़ें फीकी ही लग रही थी और वो ओमेगास फिर से जल बुझ के राख हो जाती हैं। वैसे उन्हें वोइंग काफ़ी प्यारा भी लग रहा था और उन्हें गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो फिर से हार गई। पर उसमें से एक ओमेगा कहती है वैसे भी कोई भी जीते इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग प्राइज़ तो वैसे भी सिर्फ हमारे वहीं के लिए ही जीतने वाले थे, हमें सही रहते हैं। अभी इनका ये पूरा फेस्टिवल चल ही रहता है कि अचानक से उनके ऊपर कई तीरों की बारिश होने लगती है। पहले उन्हें लगता है कि ये कोई शो है, बट जैसे ही वो कई तीर कई लोगों को लगने लगते हैं और यहाँ भगदड़ मच जाती हैं। सब लोग भाग रहे थे और आजू बाजू पूरा खून फैल गया था। जिस स्टेज पे अभी वो एक चढ़ा हुआ था उसकी सीढ़ियाँ खून से रंग गई थी। झांग चैंग और झांग याली वहीं को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और सोल्जर्स आते हैं और उन लोगों को प्रोटेक्ट करके पैलेस की तरफ ले जाने लगते हैं। वो एक कहता है कि उन्हें कौन बचाएगा, वहाँ पे उनके ऊपर हमला हो रहा है। वो सोल्जर्स कहते हैं प्रिंस हम आपको वहाँ सेफली पहुँचाने के बाद हम इन्हें बचाने आ जाएंगे। विंग कहते हैं कि नहीं, मुझे सेफली तो मेरी चीज़ें भी पहुँचा सकती हैं, आप पहले उन लोगों को बचाएं। ऐसा कह के वही उन सारे सोल्जर्स को वहाँ भेज देता है उन्हें बचाने के लिए। और झांग याली और झांग चैंग वहाँ लड़ते हुए अब विंग को उधर ले जाने लगते हैं। विंग भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, वहाँ फाइट करने लगता है। वो लोग अभी फाइट कर ही रहे थे और पैलेस की तरफ जाके देखते हैं कि यहाँ पे पैलेस में भी सब लोग लड़ रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी सर्वेंट्स घायल हैं और कहीं तो मर चुके हैं। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे रोना भी आ रहा था तो उसके सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा कौन ने किया है। यहाँ पे ये पूरा टाउन उसके फैमिली की तरह है क्योंकि सब उससे बहुत प्यार करते हैं और वही इन्हें मरता हुआ नहीं देखना चाहता। अब उड़ते हुए अपनी स्वॉर्ड पे अब थोड़ा हवा में जाता है और देखने लगता है कि ये कर कौन रहा है। उसे दिखता है कि झांग क्लैन के बाहर वैन क्लैन ने हमला कर दिया। वैन क्लैन ने झांग क्लैन को चारों तरफ से घेर लिया है। यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है भागने का और उनके ऊपर अटैक्स पर अटैक हो रहे हैं और ये पूरे क्लैन के ऊपर उनके ऊपर एक बैरियर लगाया हुआ है ताकि वो लोग हवा के रास्ते से भी कहीं ना चले जाए। और विंग की तरफ कुछ और तीर आते हैं। विंग यहाँ पे अब अपनी फ्लूट निकालता है, उसे बजाता है और उसके बाद अपनी स्वॉर्ड को निकाल के कुछ एक स्विंग करता है जिससे वह हज़ारों स्वॉर्ड्स बन जाती है और वह सीधे उन तीरों की तरफ जाते हुए उन वैन क्लैन के सोल्जर्स को लगती है। उन्हें समझ नहीं आता है इतनी दूर से उनके ऊपर हमला कौन कर रहा है। विंग की पावर्स काफ़ी ज़्यादा थी और विंग ऐसे उन पर अटैक्स पर अटैक कर रहा था। विंग को भी कुछ तीर लग जाते हैं पर उसे ज़्यादा इंजरी नहीं होती है। यहाँ पे झांग याली और झांग चैंग भी विंग की मदद कर रहे थे और वो तीनों एक ट्रायंगल का शेप लेकर वहाँ पे उनका सेम अटैक में उन सभी पे अटैक कर रहे थे। यहाँ सारे सोल्जर्स और ये तीनों प्रिंसेसेस सब लड़ रहे थे। मैडम यू और जंग फैमिया यहाँ पे ये सब भी अभी जंग में सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। उनके ऊपर
अब यहाँ पे एक पॉइजन तेज चलाया जाता है। विंग उससे बचने के लिए थोड़ा सा हटता है, बट उसके ऊपर एक और अटैक होता है जिसके कारण विंग नीचे गिरने लगता है। विंग चला रहा था और जियांग याली और जियांग चैंग अब उसकी तरफ भाग रहे थे। विंग काफ़ी ऊंचाई से नीचे आ रहा था और अचानक से विंग के नीचे एक पोर्टल खुलता है और विंग यहाँ से गायब। जियांग चैंग और जियांग याली ये देखते रह जाते हैं कि उनका भाई कहाँ चला गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लगता है कि ये वैन क्लैन की चाल है, इसलिए वो लोग वैन क्लैन के ऊपर हमला करते हुए उन्हें पकड़ लेते हैं। और काफ़ी पूछताछ के बाद भी वैन क्लैन में से कोई भी कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था। वैन क्लैन के मंत्री यहाँ पे शू यांग ने इन सभी के ऊपर हमला किया था अपनी एक सेना की टुकड़ी के साथ, और ये सब पकड़े जा चुके हैं। अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ चला गया। दूसरी ओर वो पोर्टल खुलता है मॉडर्न एरा में, जहाँ पे लैंड कुरन को चारों तरफ से गुंडों ने घेर रखा था और वही अचानक से उन गुंडों और लैंड कुरन के बीच में गिरता है। वही उठता है और कहता है आउच, मेरे को लग गई। तो वही को देख के शौक थे और वो लोग ऊपर देख रहे थे कि ये आए कहाँ से है, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, अगर ये उसके ऊपर से भी गिरता है तो बचता नहीं। और आउच कह रहा है। रजन कहता है हो सकता है ये उनकी चाल हो हमारा ध्यान भटकाने के लिए, उसकी तरफ ध्यान मत दो, तुम अटैक जारी रखो। और ऐसा कह के वो लोग अब वहाँ अटैक करने लगते हैं। लैंड कुरन अब लड़ते हुए कहते हैं बच्चे तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी जान को खतरा होगा। उनको समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है और ये लोग लड़ किस चीज़ से रहे। लैंड कुरन के हाथ में कुछ अजीब सी थी जिसके अंदर से गोली निकल रही थी, और जो किसी को लग रही थी उसे बहुत दर्द हो रहा था और खून निकल रहा था। वहीं समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। वहीं उस हथियार से किसी को मरते हुए देखता है। वहीं को मालूम चल जाता है ये काफ़ी खतरनाक है और ये किसी की भी जान ले सकता है। वहीं अभी ये सारी चीज़ें उस वॉर में नोटिस कर ही रहा था, तभी एक पर्सन लैंड कुरन के पीछे से उनकी तरफ गन चलाता है और वही उनके सामने आ जाता है, क्योंकि वहीं ने देखा था इस हथियार से कितने सारे लोग मर गए थे। वही नहीं चाहता था कि ओल्ड पर्सन मरे, इसलिए वही सामने आ गया था और वो गोली सीधे वहीं को लगती है। लैंड कुरन वहीं को पकड़ते हैं और कहते हैं हे बच्चे तुम क्या ठीक हो, मैंने तुम्हें कहा था यहाँ से चले जाना, हे तुम होश में आओ, क्या तुम ठीक हो। लैंड कुरन अब वहीं को एक पीछे लेटा देते हैं और उन सभी लोगों का काम तमाम करने के बाद अब वहाँ से एक गुंडे का फ़ोन उठाते हैं। लैंडवांग जी और लैंड सेजन को कॉल लगाते हैं और वहाँ बुलाते हैं। वो लोग वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों में आते हैं। लैंडवांग जी भागते हुए अपने अंकल के पास जाता है कि आप ठीक हो, आपको कहीं हर्ट तो नहीं हुआ, आपने हमें फ़ोन क्यों नहीं किया अगर आपके ऊपर हमला हुआ था। मैंने आपको कितने बार कहा है अंकल आप बॉडीगार्ड्स को लेके जाया करो। लैंड कुरन कहते हैं वांग जी ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले तुम इस पर्सन को उठाओ और जल्दी से डॉक्टर को हमारे घर पे बुलाओ। लैंडवांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है ये कौन है यहाँ पे। लैंड कुरन कहता है मैं नहीं जानता, पर इस बच्चे ने मेरी जान बचाई है तो जल्दी करो। लैंडवांग जी वहीं को गोद में उठाता है और कार के बैक सीट पे लेटा देता है और वो सब लोग लैंड मैंशन में पहुँचते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, बड़ा और सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट। कार्स लैंड मैंशन में एंटर करती है। उसके बाद लैंडवांग जी वहीं को लेके जल्दी से जाता है और अपने ही रूम में वहीं को लेटा देता है। यहाँ पे अब डॉक्टर्स आते हैं और विंग की बॉडी को चेक करने लगते हैं जहाँ से गन लगी थी। यहाँ पे उन्हें और भी ज़्यादा खरोंचें दिखती हैं जो काफ़ी ज़्यादा गहरी थी। इनको ट्रीट करते हैं और उसके बाद विंग के सारे बैंडेजेस वगैरह लगा देते हैं। अब वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है उनके हाथ में एक रिसिप्ट पकड़ा के कि उन्हें ये सही दवाइयाँ लानी है। यहाँ पे अब वो तीनों अल्फाज विंग को घूर रहे थे, लैंडवांग जी, लैंड कुरन और लैंड सेजन, क्योंकि विंग के कपड़े काफ़ी ज़्यादा अलग थे। विंग ने अभी यहाँ पे रेड और ब्लैक कलर के रोब पहने हुए थे, उसके बालों में रेड कलर का रिबन था, उसके कमर में यहाँ पे एक फ्लूट थी और एक पाउच था। वो लोग विंग के फेस की तरफ देखते हैं तो कोई अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। विंग की आई लैशेस बंद होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और लिप्स के नीचे का मॉल और उसके लिप्स जो शाइन कर रहे थे, उफ ये ब्यूटी जान ले लेगी। यहाँ पे उन्हें तो ये कोई एंजल लग रहा था जैसे फायरलैंड से उतर के आया हो। लैंडवांग से कहता है अंकल ये है कौन, ये उस जगह पहुँचा कैसे, क्योंकि जहाँ तक मेरे को अच्छे से मालूम है वो जगह पूरी तरीके से सुनसान है, वहाँ पे कोई भी नॉर्मल पर्सन हो ही नहीं सकता। यहाँ पर लैंड कुरन कहता है मैं नहीं जानता, मैं जब लड़ रहा था अचानक से ये आसमान से गिर गया और इसने मेरी जान बचाई, मेरे को मौका भी नहीं मिला कि मैं इससे कुछ पूछ सकूं। वह लैंडवांग से कहता है हमें इसका उठने का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। लैंड सेजन कहते हैं पर उससे पहले हमें इसकी ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा
स्क्रैचेस आ चुके थे और वो कई जगह उसे फट भी गई थी क्योंकि वही अभी अच्छी खासी बॉल लड़के आ रहा था। यहाँ पे लन वांगजी अब एक सर्वेंट को बुलाता है जो एक पीटर थी और उसे वहीं की क्लोथ करने का वांगजी ऑर्डर देता है। बट यहाँ पे उनके घर में कोई भी कपड़ा वहीं के नाप कहीं नहीं था, कोई भी क्लोथ वहीं को आ ही नहीं रहा था। यहाँ पे लन वांगजी सेक्रेटरी को कॉल लगाता है और वो वहीं की बॉडी को देख कर ही उसके कपड़ों का अंदाज़ा लगा के लन वांगजी वहीं के कपड़े मंगवाता है। उसके बाद वो सर्वेंट्स को देता है और वो सर्वेंट अब वहीं को वो ड्रेस पहनाती है और वहीं के बाद अब हाई पोनी टेल कर देती है। सचिन कहते हैं वांगजी अगर ये इसी हेयर स्टाइल में रहा ना तो पक्का लोग समझेंगे पागल है, क्योंकि आजकल के टाइम में ऐसे हेयर स्टाइल कोई नहीं रखता है। अब यहाँ पे ये लोग इसकी हेयर कट भी करा देते हैं। अब वही टोटली डिफरेंट दिख रहा था और वही को मालूम ही नहीं, वही अभी बेहोश था। अब यहाँ पे लोग इंतज़ार करने लगते हैं कि वही कब होश में आएगा। एक दिन बीत जाता है, कोई फ़र्क नहीं और लन वांगजी तो उस डॉक्टर को घर में ही बिठा देता है। सर मेरे को और भी पेशेंट्स देखने हैं, मैं यहाँ नहीं रह सकता, सिर्फ एक पेशेंट के बाद। लन वांगजी अपनी गन दिखाते हुए कहता है क्या कहा तुमने? जब तक इसे होश नहीं आ जाता ना तो हम कहीं नहीं जाने वाले हो सकता है तुमने इसे मारने की कोशिश की हो। वो डॉक्टर कहते हैं सर मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा? लन वांगजी कहता है शट अप, तुम चुपचाप यहाँ रहोगे और इसका ध्यान रखोगे। इसे होश नहीं आया ना तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।